सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे खुश होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ये लर्निंग सेशन में हम लोग बच्चे सीख रहे थे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज जो हम सीखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किरचॉफ्स लॉ। ओके, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पूरे 12th का बेसिक जो बेस है किरचॉफ्स लॉ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो किरचॉफ्स लॉ में बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ लोगे। दो स्टेटमेंट होते हैं, पहला एक होता है जंक्शन रूल, दो रूल होते हैं इसके, जंक्शन रूल, और दूसरा होता है लूप रूल, लूप रूल। ओके, जंक्शन रूल जो बेस्ड होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। ओके, और दूसरा जो होता है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ओके, सो बच्चे इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये। इसको समझना और दोनों को समझ लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, सो जंक्शन रूल की बात करेंगे बच्चे। सो सर्किट में अगर जंक्शन रूल समझ लिया आपने तो उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जो है सर्किट वाला, जो आपको देख के बहुत मुश्किल लगेगा अगर इसको आप नहीं समझे हो अच्छे से, तो लेकिन अगर इसको समझ लियो तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक बात को अच्छे से ध्यान में रखना, सुनना उसको। ओके, सो देखो जंक्शन रूल की बात करेंगे तो क्या कहता है, ये याद रखेंगे किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और लूप रूल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ओके, सो जंक्शन रूल की बात करते हैं अब। तो जंक्शन रूल क्या बोलता है, जंक्शन रूल बोलता है आपका कि अगर मान लो कि सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें बहुत सारा मान लो कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, सो इस तरह से अगर मान लो कि इससे करंट I1 आ रहा है और इससे करंट I2 जा रहा है इधर, और इधर करंट I3 है। ओके, सो नेट करंट एट एनी जंक्शन जो होगा, नेट करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब क्या, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। नेट करंट एट एनी जंक्शन, नेट करंट, जंक्शन रूल करने का मतलब नेट करंट एट एनी जंक्शन, एनी जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, सो या फिर आप इसको ही बोल सकते हो नेट इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट, नेट आउटगोइंग करंट। ओके, सो आई होप इसको आप याद रखेंगे। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, वॉइस क्वालिटी चेक कर लेता हूं, कल का मेरा वीडियो, हाँ सही है, अभी तो फ्लक्चुएट कर रहा है, सही है। सो नेट करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे आप देखोगे तो नेट करंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्या है कि उस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाना चाहिए। सो इसका मतलब अगर इसमें देखेंगे तो आप बोल सकते हो कि इसके जंक्शन की तरफ I1 आ रहा है और जंक्शन से जा रहा है I2 और I3, तो आप बोल सकते हो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ओके, मतलब ये I2 और I3 क्या है, नेट आउटगोइंग करंट है, एंड I1 क्या है आपका, नेट इनकमिंग करंट है। ओके, सो आई होप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। इसका ही एप्लीकेशन देखोगे कितना बढ़िया, कितना सुंदर जो है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। सो अगर ऐसा है तो ऐसा बोल सकते हो। इसका ही दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है बच्चे, इसका ही दूसरा रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ओके, मान लो कि इधर से करंट जो है ये इधर से I1 है और इधर से I2 है और इधर से I3 है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो,
I1 प्लस I2 प्लस I3, हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सा करंट किधर जा रहा है, हम मान लेते हैं कि तीनों करंट जो है जंक्शन पे ही आ रहा है, तो नेट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, तो नेट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, या फिर आपको मर्जी है तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो, आप इसको ऐसा भी मान सकते हो। आपको अगर पसंद है कि नेट आउटगोइंग करंट की बात कर ले, नेट आउटगोइंग करंट की बात कर ले, मान लो कि ये I2 है और ये I1 है और ये I3 है, ओके, तीनों इससे जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्या होगा, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। आपने समझ लिया, आइदर आप नेट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट लिखो, या फिर आप ओनली नेट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, या फिर आप नेट आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हो जंक्शन रूल का। ओके, वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो होगा इस तरह से हम आपको बताते हैं अभी। वेरी टिपिकल क्वेश्चन, मान लो कि ये है आपका, सबसे पहले से एम्पियर्स ओम्स लॉ को हम समझ लेते हैं। ओम्स लॉ सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि A है और ये B है, A और B है और करंट इधर आ रहा है, तो करंट जो फ्लो करता है क्या करता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेंगे। करंट जो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा बच्चे। सो ये देखो यहाँ पे आप अगर मान लो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, दैट इज VA माइनस VB इक्वल टू V। अगर करंट A से B जा रहा है, करंट A से B जा रहा है, तो A वाला पोटेंशियल, पॉइंट A का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, पॉइंट A का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और B का पोटेंशियल क्या होगा, A के कंपैरिजन में कम होगा बच्चे। सो पोटेंशियल ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B, ये याद रखेंगे। और अगर इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये रेजिस्टेंस R है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लिखेंगे क्या, V इक्वल टू IR लिखेंगे बच्चे। ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, अगर A से B गया आपने तो क्या है, पोटेंशियल को लूज करोगे या गेन करोगे। तो करंट के डायरेक्शन में देखो ये हायर पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है बच्चे। सो करंट के डायरेक्शन में आपने मूव किया तो क्या किया आपने, पोटेंशियल को लूज किया। करंट के डायरेक्शन में इन मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट वी लॉस पोटेंशियल। ओके, याद रखेंगे बच्चे कि अगर करंट के डायरेक्शन में हम A से B जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हम लूज कर जाएंगे। करंट के अगेंस्ट जाएंगे, अगर B से A गया तो B लोअर पोटेंशियल पे है और A क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। इन मूविंग अगेंस्ट, अगेंस्ट ये लूप रूल जब लिखेंगे, अगेंस्ट द करंट we gain potential। ओके, ये वेरी बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, लेकिन किरचॉफ्स लॉ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को अलग अलग सेपरेट करके भी दिमाग में रखना है, और सबको जब हम लूप रूल की बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ का, तो सबको एक साथ हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक है बच्चे। सो जंक्शन रूल में देखो ये ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, V A शुड बी ग्रेटर देन VA। अगर A से B करंट फ्लो हो रहा है, V इक्वल टू IR लिखोगे, और A का पोटेंशियल क्या होगा, B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। ओके, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू V, दैट इज IR। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR। उसके अलावा ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट we loses potential and moving against the direction of current हम क्या करते हैं, we gain potential। ओके, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, यहाँ तक ये सारे अच्छे से नोट कर लोगे, समझ लोगे। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं जंक्शन रूल का एप्लीकेशन देखते हैं। बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं।
जंक्शन रूल का एप्लीकेशन देखेंगे तो मान लो कि ये है रेजिस्टेंस है और ये है समथिंग और ये है रेजिस्टेंस और ये है समथिंग, ये है समथिंग, ये है मान लेते हैं कि 2 ओम है, ये है मान लो कि 4 ओम है और ये है मान लो कि 3 ओम है और ये मान लेते हैं कि ये है 15 वोल्ट और ये मान लेते हैं कि ये है 8 वोल्ट और ये मान लेते हैं कि ये है 6 वोल्ट। तो जंक्शन का पोटेंशियल पूछेगा आपसे, ओके। जंक्शन का पोटेंशियल की बात करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि इसको C बोल देते हैं, ओके। सो आपसे पूछा गया फाइंड पोटेंशियल एट द जंक्शन, ओके। तो क्या होगा जंक्शन का पोटेंशियल। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि करंट थ्रू हम इसका नाम भी दे देते हैं, ए एंड का बी, ये जंक्शन का सी, इसका मान लेते हैं डी, ठीक है। सो करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा रजिस्टर, करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर कितना होगा, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर कितना होगा, ठीक है बच्चे। सो हमें इतना कैलकुलेट करना है। सो अब यहाँ पे देखो तो अब हम जंक्शन रूल का एप्लीकेशन करेंगे बच्चे। अब क्या करेंगे हम जंक्शन रूल का एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सबसे सिंपल होता है कि हर तरफ से करंट को इनकमिंग ही कर दे। तो हम मान लेते हैं कि ए से करंट आ रहा है आपका I1, ए से करंट आ रहा है आपका I1, ए से करंट है I1, जंक्शन की तरफ आ रहा है, बी से करंट है I2, जंक्शन की तरफ आ रहा है, सी से करंट है I3, जंक्शन की तरफ आ रहा है। अब बच्चे ये क्या है कहोगे सर ऐसा कैसे होगा, चारों तरफ से करंट आ ही रहा है, किसी किधर से आएगा कहीं से जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों तरफ से आ ही रहा है। तो जिधर से नहीं आ रहा होगा उसमें से उसका वैल्यू जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। I2 का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। I2 या I3 या I1 का वैल्यू निगेटिव हो गया। तो उस केस में बच्चे क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, जिस भी करंट का वैल्यू I1, I2, I3 का वैल्यू निगेटिव हो गया तो हमारा उस केस में एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्शन का एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बच्चे ये पॉइंट याद रखेंगे। आप कैसे भी इसको डायरेक्शन दे सकते हो, इस आउटगोइंग भी कंसीडर कर सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों साथ में कंसीडर कर सकते हो, या फिर सिर्फ इनकमिंग कंसीडर कर सकते हो जंक्शन पे, तो जैसे भी कर सकते हो, ओके। लेकिन याद रखेंगे सबसे आसान तरीका है कि आप सबको आइदर इनकमिंग कंसीडर कर लो और आइदर सबको आउटगोइंग कंसीडर कर लो, तो ज्यादा आसान होता है। तो सबको हमने इनकमिंग कंसीडर कर लिया तो हमें क्या होना चाहिए, मांगता है यहाँ पे I1 शुड बी I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0 होना मांगता है बच्चे। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू, इधर छिप रहा है नहीं, इधर नहीं लिखेंगे, चलो। सो ये है I1 प्लस I2 प्लस I3, नेट इनकमिंग एट जंक्शन C क्या होना मांगता है, 0 होना मांगता है बच्चे। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। अब I1 को क्या लिखोगे, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल V है, C का जो है पोटेंशियल वो क्या है, V है। अब देखो यहाँ पर करंट जो है A से C को फ्लो हो रहा है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट A से C को फ्लो हो रहा है। तो इस केस में I1 को लिखोगे बच्चे तो क्या लिखोगे आप बताओ, I1 को लिखोगे तो I1 को लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है बच्चे। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाय R होगा, ओके ठीक है। सो I1 को हम क्या लिखेंगे बच्चे, I1 देखो करंट जो है A से C आपने एज्यूम किया है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, और यहाँ का पोटेंशियल हमने V एज्यूम कर लिया, यहाँ का पोटेंशियल जो है हमने V एज्यूम कर लिया। तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 15 माइनस V डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। I2 की बात करेंगे बच्चे तो I2 क्या हो जाएगा हमारा, I2 किधर है जी, इधर है। I2 किधर से आ रहा है, B से C की तरफ, I2 B से C की तरफ आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 माइनस V,
और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4। ओके, I3 की बात करेंगे तो I3 क्या हो जाएगा बच्चे, देखो I3 क्या है, फ्रॉम D टू C फ्लो हो रहा है, फ्रॉम D टू C आपने एज्यूम किया है, तो इसमें इसको हायर पोटेंशियल कंसीडर किया होगा और इसको लोअर पोटेंशियल पे, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपने 8, और इसका जो है अगर मान लो V में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम सिंबल चेंज कर लेते हैं, X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, उससे ज्यादा आसान। V में क्या होगा, यहाँ पे 15 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट, तो हमने X मान लिया, ठीक है जी। सो ये हो गया 8 माइनस एक्स वोल्ट। ओके, सो 8 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है 3 ओम। ओके, तो ये I3 का वैल्यू हो गया। अब सिंपल सा जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होना है, 0 होना है। I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होना है, 0 होना है बच्चे। सो इसको 0 करो, 0 करो इसको, नेट इनकमिंग करंट 0 होना है। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन I1 जो है 15 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 6 माइनस एक्स बाई 4 प्लस 18 माइनस एक्स बाय 8 माइनस एक्स है ना, हाँ 8 माइनस एक्स है, सो 8 माइनस एक्स बाय 3 शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे तो ये 12 होगा जी बच्चे, 12 होगा, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 माइनस एक्स, और ये कितना होगा 3 इंटू 6 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा जी 4 इंटू 8 माइनस एक्स, ठीक है भाई। सो ये हो गया 4 इंटू 8 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 0, 12 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चे, हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 6x प्लस 18 माइनस 3x प्लस 32 माइनस 4x शुड बी इक्वल टू 0। सो यहां से कितना हो गया देखो, तो ये पूरा दिख रहा है, शायद ये पूरा दिखना चाहिए आपको, हाँ दिख रहा है जी। सो ये कितना हो जाएगा बच्चे 90 प्लस 18 कितना होगा, 90 प्लस 18 जो हो जाएगा 108 प्लस 32 कितना हो जाएगा 108 प्लस 32 140 हो गया। ये कितना हो गया 6x माइनस 6x प्लस 3x 9x प्लस 4x कितना हो जाएगा 13x माइनस 13x इक्वल टू 0। इट मीन 13x इक्वल टू 140, इट मीन x इक्वल टू 140 बाई 13, दैट इज ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 11 वोल्ट के अप्रोक्स ये आ जाएगा, 11 वोल्ट के अप्रोक्स इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा 140 बाई 13 वोल्ट हो गया। ओके, सो जंक्शन का पोटेंशियल आपको मिल गया बच्चे। अब जंक्शन का पोटेंशियल x का वैल्यू मिल गया तो I1 का भी मिल जाएगा, I2 का भी मिल जाएगा, I3 का भी मिल जाएगा। ओके, सो I1 का भी मिल जाएगा, I2 का भी मिल जाएगा, I3 का भी मिल जाएगा। सो 140 बाई 13 इसको हम मिटा देते हैं बच्चे, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखो ये I1 का कैलकुलेट करो, I2 का कैलकुलेट करो, I3 का कैलकुलेट करो। सो I1 कैलकुलेट करेंगे तो I1 कितना हो जाएगा बच्चे, I1 हो जाएगा आपका 15, क्या है 15 माइनस x, सो 15 माइनस 140 बाई 13 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 13 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 2, दैट इज ये कितना हो जाएगा जी 150 प्लस 45 कितना होता है 195 माइनस 140 दैट इज 55 डिवाइडेड बाय 26, अप्रोक्सीमेटली जो है 2 पॉइंट समथिंग एम्पियर, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब I1 का डायरेक्शन का एजम्पशन आपका सही है, I1 का डायरेक्शन का एजम्पशन सही है। इट मीन I1 फ्लो फ्रॉम A टू जंक्शन C, A टू जंक्शन C, ये सही है, जो भी वैल्यू पॉजिटिव देगा वो सही है। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें I2 के बारे में तो I2 क्या है बच्चे 6 माइनस एक्स बाय 4, 6 माइनस एक्स बाय 4 है, तो 6 माइनस एक्स का वैल्यू है 140 बाय 13 और डिवाइडेड बाय 4, ये कितना होगा 78 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 4, दैट इज ये कितना हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 13 इंटू
4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे देखो तो, हाँ 62। तो ये अगर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 31 और ये 2, ये 31 हो गया और ये 2, तो 31, ये देखो ये माइनस में होगा बच्चे, ये क्या होगा माइनस में होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका I2 का वैल्यू जो होगा -31/26, -31/26। बच्चे ये I2 का वैल्यू जो है हमें क्या मिला है, निगेटिव मिला है। I2 का वैल्यू जो है निगेटिव मिला है, इसका मतलब I2 के केस में हमारा एजम्पशन क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू ऑफ I2 मीन आवर assumption of direction of I2 is wrong। मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा डायरेक्शन सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, डायरेक्शन सिर्फ सुधार करना पड़ेगा। तो I2 इसका मतलब ऐसा जा रहा है -31/26। अगेन I3 की बात करें तो I3 जो है यहाँ पे इसको मिटा देते हैं बच्चे। I3 की बात करोगे तो I3 देखो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, आपने क्या लिखा था 8 - x, सो 8 - 140/13 डिवाइडेड बाय क्या था 3, तो ये कितना हो जाएगा जी 13 × 8 की बात करते हैं, 13 × 8 तो क्या होता है 104 - 140 डिवाइडेड बाय 13 × 3, दैट इज अगर हम बात करें तो ये हो गया -26 डिवाइडेड बाय 13 × 3, दैट इज I3 का वैल्यू जो है बच्चे ये भी निगेटिव आ गया हमें, तो -12/13 हो गया, -12/13 हो गया। तो I3 का भी वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब I3 के केस में भी जो है हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। I3 के केस में भी हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। एक्चुअल डायरेक्शन जो है ये वाला होगा, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। समझ गए बच्चे? सो एक्चुअल डायरेक्शन ये होगा I1 का फ्रॉम A to C और I2 का फ्रॉम C to B एंड इसका जो होगा फ्रॉम C to D हो जाएगा। सो इसको आई होप कि आपने समझ गए। आपको क्या करना है, सबको इनकमिंग कंसीडर कर लो या सबको आउटगोइंग कंसीडर कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन लिख दो और नेट इनकमिंग करंट को 0 कर दो। सो इससे आपको मिल जाता है बच्चे। ओके ठीक है, सो आई होप आप इसको समझ गए। सो इसमें और भी है, अब चलो बच्चे इसमें देखो और भी क्वेश्चन होगा, जैसे कि मान लो कि ये आपका है बहुत सारा ब्रांच है। ओके, सो इस तरह से हम मान लेते हैं ओके, सो यहाँ पे देखो ये अगर मान लेते हैं कि 15 एम्पियर इधर से आ रहा है और 15 एम्पियर इधर से आ रहा है और इसमें जो है ये है आपका 1 एम्पियर और इधर हम मान लेते हैं कि 2 एम्पियर जा रहा है और इधर से मान लेते हैं कि 5 एम्पियर आ रहा है। ओके, सो ये है आपका 5 एम्पियर, ये 1 एम्पियर जा रहा है और इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो है 1 एम्पियर ऐसा है। ओके, सो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर मान लेते हैं, 2 एम्पियर ऐसा है। ठीक है जी बच्चे। सो इस केस में देखेंगे बच्चे 2 एम्पियर है और तो इस केस में आपको लिखना है, सबका नाम दे देते हैं ए बी
सी डी। जंक्शन रूल का एप्लीकेशन करके बताना है करंट इन ब्रांच ए बी। करंट इन ब्रांच ए बी कितना होगा, करंट इन ब्रांच बी सी कितना होगा, और इसको ई डी बोल देते हैं। करंट इन ब्रांच एडी कितना होगा, करंट इन ब्रांच ईडी कितना होगा, ये आपको बताना है बच्चे। ओके, सो इस केस में देखो यहाँ पर तो हम कैसे बता सकते हैं। ओके, हम कैसे बता सकते हैं, चलो ठीक है जी। सो इस केस में हम मान लेते हैं कि ये कितना होगा, यहाँ पे 15 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, तो कितना होगा। ओके, सो जंक्शन रूल का एप्लीकेशन इस तरह से डायग्राम दे रखा है आपको, और हर एक ब्रांच में कितना करंट होगा तो पता करना है। तो आपको पहले ढूंढना है कि किस जंक्शन पे मैक्सिमम करंट आपको पता है और सिर्फ एक ब्रांच में नहीं पता है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक इधर से 15 आ रहा है, इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, वो आपको नहीं पता है। इस पे देखो तो यहाँ से 2 जा रहा है, बट इधर से कितना आ रहा है और इधर से कितना जा रहा है कुछ पता नहीं है। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू अननोन है, बट बाकी इसका भी अननोन है, और जो है इधर देखो पता है, इधर पता है, तो यहाँ पर भी 2 अननोन है। अब यहाँ पर देखो तो 2 पता है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 1 जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है। तो अगर एट जंक्शन सी से स्टार्ट करेंगे, तो एट जंक्शन सी की बात करेंगे, तो जंक्शन सी पे आप बच्चे बता सकते हो क्या, नेट करंट आई नेट क्या होना चाहिए था, आई नेट जो है 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो आईडीसी को अगर इनकमिंग समझे, आईडीसी, और ये जो है आपका मान लेते हैं कि आईबीसी, वो इनकमिंग, आईबीसी इधर है पॉजिटिव, मान लेते हैं कि इनकमिंग है, तो ये क्या होना चाहिए, या फिर आप इसको 1 एम्पियर कर दे। ओके, मान लेते हैं कि ये जो है इधर से करंट इधर आ रहा है, तो अपने आप अगर निगेटिव आएगा तो हमारा एजम्पशन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस केस में इधर ये 2 एम्पियर पॉजिटिव हो गया 2, और इधर से मान लेते हैं कि आईबीसी आ रहा है, तो 2 प्लस आईबीसी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो आईबीसी को हमने इनकमिंग कंसीडर किया, तो आईबीसी का वैल्यू क्या हो गया, आईबीसी का वैल्यू हो गया आपका 1 - 2 दैट इज -1। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये जो है आईबीसी में, आईबीसी की बात करेंगे तो आईबीसी जो है 1 एम्पियर इधर से इधर जाएगा। ओके, इधर से इधर जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 ब्रांच में मिल गया, इधर 15, इधर 2 और इधर 1। तो एट जंक्शन बी पे देखोगे तो एट जंक्शन बी पे इट मीन इन बीसी ब्रांच क्या होगा, करंट, इट मीन इन बीसी ब्रांच करंट क्या होगा, फ्रॉम सी टू बी। ओके, एंड 1 एम्पियर का मैग्नीट्यूड। एट बी, जंक्शन बी पे देखोगे तो एट जंक्शन बी पे बच्चे देखोगे तो जंक्शन बी पे क्या होगा, इसको समझो, इधर से तो 1 एम्पियर जा रहा है और इधर 2 एम्पियर, आउटगोइंग 2 एम्पियर, ये इनकमिंग 1 एम्पियर, ये इनकमिंग 15 एम्पियर, तो इनकमिंग जो है 15 + 1 एंड आउटगोइंग है 2, और ये वाला नहीं पता है तो इसको भी हम इनकमिंग मान सकते हैं। आउटगोइंग मानेंगे तो इधर लिखेंगे, इनकमिंग अगर माना तो इधर लिखेंगे। ओके, सो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, इनकमिंग मान लेते हैं, तो ये एक्स कर देते हैं। नेट इनकमिंग, इस जंक्शन पे बी की बात करें तो नेट इनकमिंग मान लेते हैं कि इधर से इधर जा रहा है, ये एक्स एम्पियर, और ये इसके बात ही कर ले, डायरेक्ट नाम ही देते हैं, आई ए बी क्या है। सो आई ए बी को एट जंक्शन बी पे इनकमिंग समझो। ओके, कंसीडर आई ए बी एट इनकमिंग। यहां पर भी आप यहां पे लिख सकते हो, कंसीडर
हमने किसको इनकमिंग एज्यूम किया था और उल्टा हो गया था, आईबीसी एज इनकमिंग, और इसका वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब बीसी ब्रांच में करंट जो है इनकमिंग नहीं आउटगोइंग है। ओके, सो वैसे ही हम यहां पर भी इनकमिंग मान लिए आईएबी को जंक्शन बी पे, तो इनकमिंग हो गया ये आईएबी, और ये हो गया 1 एम्पियर, ये हो गया 15, ये हो गया आईएबी प्लस 15 प्लस 1 इक्वल टू 2। सो आईएबी का बात करेंगे तो आईएबी कितना होगा बच्चे बताओ तो, 2 माइनस 16 दैट इज माइनस 14। इसका मतलब ये है कि AB पर जो करंट है, AB पर जो करंट है वो क्या है, फ्रॉम A टू B नहीं है। इन ब्रांच AB करंट जो होगा फ्रॉम A टू B नहीं, B टू A है। इट मीन इन ब्रांच AB, इन ब्रांच AB, यहीं पे लिख लेते हैं, करंट फ्लो फ्रॉम B टू A। ओके, B टू A, निगेटिव वैल्यू ऑफ यहां पे लिख लो, निगेटिव वैल्यू ऑफ IAB, इट मीन ब्रांच इन ब्रांच AB करंट फ्लो फ्रॉम B टू A। सो अब देखो यहां पर कितना है, ये 14 एम्पियर है, आपको ये पता है ये 15 है, ये 14 है बच्चे। तो इस केस में अब कैलकुलेट कर लोगे ना, नेट इनकमिंग कितना हो रहा है, 15 प्लस 14। अब देखो डायरेक्ट लिख लो, तो IAD की बात करेंगे तो IAD कितना हो जाएगा, 15 प्लस 14 दैट इज 29 एम्पियर। यहाँ पे ये 29 एम्पियर इधर से आएगा, और इसमें देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, इधर इस पे जो है इनकमिंग 29 है, आउटगोइंग 2 है, तो इसका मतलब आउटगोइंग कितना हो जाएगा, एट डी पे देखेंगे इनकमिंग 29 और ये है आपका आउटगोइंग 2, तो इधर से एक आउटगोइंग ही जाना चाहिए। सो IDE की बात करेंगे तो IDE की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 29 माइनस 2 दैट इज 27 एम्पियर, दैट इज 27 एम्पियर। ये फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन एक तो होगा आपको भेजा जाएगा, इसको कर लेना। इसको दोबारा देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा जाके चेक करो। एक बार अगेन हम कंसीडर कर लेते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, शुरू के वीडियो में जाओ तो क्योंकि बाकी जगह तो 2 अननोन था, एक ही नोन था, मतलब कि यहाँ पर जो है 3 ब्रांच में 2 नोन था, एक अननोन था, तो उससे यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मिल गया। इसका वैल्यू, इसको हमने पहले इनकमिंग कंसीडर किया था तो निगेटिव वैल्यू आया, तो निगेटिव वैल्यू आया तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है गलत है, इनकमिंग नहीं, यहाँ पे जंक्शन सी पर ये आउटगोइंग है, जंक्शन सी से अभी जा रहा है तो ये आउटगोइंग होगा, इसका मतलब ये फ्रॉम सी टू बी फ्लो करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3 ब्रांच में आपको मिल गया, ये तीनों ब्रांच में, तो हमने अगेन इसको ए से बी इनकमिंग कंसीडर कर लिया था ए बी ब्रांच में, तो अगेन IAB भी हमें नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब अगेन हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम B टू A फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इस जंक्शन A पे अगर देखेंगे तो इनकमिंग करंट 15, इनकमिंग करंट 14 और तीसरा ही बच रहा है, तो इसका मतलब आउटगोइंग करंट यहाँ पे होना चाहिए 15 प्लस 14। अब D पे देखेंगे तो एक इनकमिंग करंट 29, एक आउटगोइंग करंट 2, तो इसका मतलब एक आउटगोइंग करंट जो है 27 होना चाहिए। आई होप कि ये समझ गए, इस तरह के न्यूमेरिकल जो है आप कर लेंगे। ओके, चलिए और भी हम बात करते हैं बच्चे। जंक्शन रूल का एप्लीकेशन करके देखो, बहुत सारा ब्रांच होगा क्लोज लूप वाला ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करने से बच जाते हैं। अगर आसान जो रहता है हमारा, तो उसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करने से हम बच सकते हैं बच्चे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करने से बच सकते हैं जंक्शन रूल का एप्लीकेशन करके। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आसान
अगर ये मेथड अप्लाई करते हो आप सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मान ले कि ये है 2 ओम और इसको हम मान लेते हैं कि ये है बैटरी आपका 4 वोल्ट और ये है आपका मान लेते हैं कि 1 ओम और यहाँ पे बैटरी है आपका ये है 6 वोल्ट। बैटरी का ये देखो ये बड़ा वाला ये पॉजिटिव ये निगेटिव होता है, ठीक है जी। और ये जो है आपका एक इस तरह से ये भी बोल देते हैं कितना 2 ओम और ये जो है बैटरी की बात करें तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये है आपका 8 वोल्ट, ठीक है ओके। सो अब कहेगा इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसको हम पॉइंट P बोल देते हैं, पोटेंशियल पॉइंट P और इसको हम मान लेते हैं Q, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं और इसको E बोल देते हैं, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन होगा, ABCD PQ नहीं बताएगा, आपको पूछेगा कि इस पॉइंट P दे देगा, पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा, करंट थ्रू दिस 2 ओम क्या होगा, करंट थ्रू 1 ओम क्या होगा, ओके। सो ऐसे केस में सबसे आसान तरीका होता है बच्चे, बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का भी एप्लीकेशन करना पड़ सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का भी एप्लीकेशन करना पड़ जाएगा, जंक्शन रूल के साथ साथ आपको वोल्टेज लॉ का भी एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बट जो है हम आसान कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, जंक्शन रूल से हम कर लेते हैं सॉल्व तो ओके। चलो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of battery, देखो बच्चे क्या है, अगर कोई बैटरी जो है आपको मान लो कि 6 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, वोल्टेज जो है वोल्टेज आपका 6 वोल्ट है, ओके। कोई बैटरी आपको 6 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, या पोटेंशियल डिफरेंस, तो जनरली हम मान लेते हैं कि ये वाला जो है आपका निगेटिव टर्मिनल और ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल। सो निगेटिव टर्मिनल को मानते हैं कि 0 वोल्ट पे है और पॉजिटिव को मान लेते हैं कि 6 वोल्ट पे है। हमारा ये परसेप्शन ही हो जाता है कि अरे ये इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट ही होगा, इसका 0 होगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये प्लेट का पोटेंशियल नहीं होता, प्लेट का पोटेंशियल नहीं होता, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 6 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसको याद रखेंगे कि प्लेट के पोटेंशियल का डिफरेंस है 6 वोल्ट। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 0 ही हो और हमेशा ये 6 वोल्ट ही हो। तो हम मान लेते हैं कि अगर निगेटिव टर्मिनल वाला जो है निगेटिव पोटेंशियल वाला जो है 0 वोल्ट का है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला जो होगा 6 वोल्ट का होगा, ऐसा मान सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, अब इसका ऐसा भी हो सकता है ये 10 वोल्ट पे हो और ये 16 वोल्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है -5 वोल्ट पे हो और ये जो है 1 वोल्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 वोल्ट पे हो और ये जो है 11 वोल्ट पे हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो n का पोटेंशियल 0, 10, -5, 5, अगर मान लो कि आपको और लिखना है तो -2 वोल्ट और ये जो है 4 वोल्ट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ओके। सो सिंपली कहने का मतलब ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है और ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है। इसका पोटेंशियल 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है। सिंपली ये क्या है कि अगर 6000 हुआ इसका, तो इसका 6006 हो जाएगा। अगर इसका मान लो कि -100 है तो इसका -94 हो जाएगा। अगर इसका मान लो कि -100 वोल्ट है तो ये जो हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा -94 वोल्ट। ओके, इस तरह से समझे इसको। अगर ये जो है आपका क्या बोलते हैं, अगर ये मान लो कि ये आपका 18 वोल्ट है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, तो हायर पोटेंशियल टर्मिनल 24 वोल्ट का हो जाएगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम इसके पोटेंशियल को बेसिकली बैटरी का जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि प्लेट का पोटेंशियल होता है। हम जनरली एज्यूम करते हैं कि लोअर पोटेंशियल वाला जो होगा वो क्या होगा, 0। सो इस केस में हम जो है अब सर्किट में ये वाला समझ गए बच्चे, तो इसको अब साइड कर लो कि इसका मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और लोअर पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, और हायर पोटेंशियल जो होगा जस्ट 6 मोर देन लोअर पोटेंशियल। और या फिर आप कर सकते हो हायर प्लेट का पोटेंशियल भी कुछ भी हो सकता है, एंड लोअर पोटेंशियल प्लेट का पोटेंशियल जस्ट लेस देन 6 वोल्ट ऑफ हायर पोटेंशियल। ओके, सो ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इसका अर्थिंग ऑफ कंडक्टर सर्किट की बात करेंगे तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ओके, और यहां पर भी इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। चलो, सो इस केस में ऐसे जंक्शन रूल जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे आसान है कहीं पर भी आप 0 एज्यूम कर लो। बैटरी का जो कनेक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट, उसका क्या मान लो, 0। सो अगर इसका पोटेंशियल आपने 0 माना बच्चे, तो इसका ये देखो ये 0 है, ये 0 है, और ये दोनों मिलके 6 वोल्ट सप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल -6 वोल्ट हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, -6 वोल्ट। देखो ये कनेक्टिंग वायर है, तो अगर इस पॉइंट का 0 माना तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल 0 माना, इस पॉइंट का भी 0, इस पॉइंट का भी 0, इस पॉइंट का भी 0, इस पॉइंट का भी 0। अब इस पॉइंट से ऊपर गए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 8 सप्लाई कर रहा है, तो 0 + 8 मतलब कि इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा, इसका 8 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 8 वोल्ट इसे रजिस्टर के अक्रॉस इस टर्मिनल पे 8 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 0 है तो यहाँ भी 0, 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 कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, और ये 4 वोल्ट है, तो लोअर से हायर जा रहे हो 4 वोल्ट में, तो इसका जो पोटेंशियल 4 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल वही 4 वोल्ट हो जाएगा। P का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बच्चे, तो अब ये तो सिंपल देखो, यहाँ पर P का कैलकुलेट करना है, तो P का पोटेंशियल मान लेते हैं कि X है, P का पोटेंशियल मान लेते हैं क्या, X है। ठीक है जी, X है पोटेंशियल, तो आप इसको कंसीडर कर लो। तो अब इस केस में एट जंक्शन P पे आप क्या कर सकते हो, KCL का यूज कर सकते हो, किरचॉफ्स जंक्शन रूल या किरचॉफ्स करंट रूल का यूज कर सकते हैं हम लोग, किरचॉफ्स करंट रूल का यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन। ओके, सो अब देखो यहाँ पे ये है 1 ओम, और इसका एक टर्मिनल -6 वोल्ट पे और दूसरा है X वोल्ट। इसका एक टर्मिनल, ये 2 ओम का एक टर्मिनल 4 वोल्ट पे, दूसरा X वोल्ट पे। ये जो है 2 ओम, इसका एक टर्मिनल जो है 8 वोल्ट पे है और दूसरा क्या है, X वोल्ट पे। हम एज्यूम करते हैं कि एट P नेट इनकमिंग करंट क्या है, 0। इसको I1 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं, इसको I3 बोल देते हैं। किरचॉफ्स करंट रूल, इसको हम शॉर्ट में KCL भी बोलते हैं, यही जंक्शन रूल होता है, जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट रूल। ओके, केस रूल नहीं, इसको लॉ बोलते हैं, KCL। सो जंक्शन रूल और किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है सेम होता है बच्चे, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो ये नेट करंट क्या होगा, जो है I1 I2 जंक्शन P पे I1 + I2 + I3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। I1 को लिखोगे तो आपने ऐसा डायरेक्शन दिया है, इसका मतलब
ए के पोटेंशियल को हायर माना और पी के पोटेंशियल को लोअर माना, तो ए का पोटेंशियल जो है आपका 4 वोल्ट पे है, तो ये 4 हायर माइनस लोअर एक्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट। ओके, अगेन I2 को लिखना है, तो I2 जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट B टू P, इट मीन B का पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा और P का क्या होगा, लोअर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे B का पोटेंशियल कितना है, 8 है और P का पोटेंशियल कितना है, x है। सो 8 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है भाई, अब जो है यहाँ पर I3 को लिखेंगे, तो I3 फ्लो कर रहा है फ्रॉम E टू P, I3 जो है फ्लो कर रहा है फ्रॉम E टू P, सो I3 फ्लो कर रहा है फ्रॉम E टू P। एंड देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल जो होगा ज्यादा होगा और इसका कम होगा, इसका मतलब जो है -6 माइनस ऑफ एक्स करेंगे, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है 1 शुड बी इक्वल टू 0। ओके, ठीक है बच्चे, किस तरह से लिखे इसको एक बार रिकैप कर लो, इसको एक बार रिकैप कर लो, यहीं पे आसान हो जाएगा सारी चीजें। सो यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया, पहले कहीं भी कनेक्टिंग वायर है ना, ये सब कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो यही कनेक्टिंग वायर यहाँ तक जाता है, तो इसका भी इस प्लेट का पोटेंशियल 0, इस प्लेट का पोटेंशियल 0, इस प्लेट का पोटेंशियल 0। अब ये क्या है, बैटरी का प्लेट है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है 4 वोल्ट, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल प्लेट है, तो 0 + 4 4 हो जाएगा। ये जो है हायर पोटेंशियल प्लेट जिसका 0 पोटेंशियल है, तो ये लोअर पोटेंशियल प्लेट, ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 0 - 6 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये लोअर पोटेंशियल प्लेट है, उसका 0 है, और बैटरी का ये हायर पोटेंशियल प्लेट है और 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका 8 हो जाएगा। सो B का पोटेंशियल 8 वोल्ट हो गया, इस रेजिस्टेंस 1 ओम के इस टर्मिनल का -6 वोल्ट, 2 ओम के इस टर्मिनल का 4 वोल्ट, 2 ओम के इस टर्मिनल का 8 वोल्ट, और सबका कॉमन कनेक्शन है दूसरा एंड का, यहाँ पे पॉइंट P पे, जिसको हम मान लेते हैं वहां का पोटेंशियल x है। हम मान लेते हैं कि इस जंक्शन P पे नेट इनकमिंग करंट आ रहा है, सब तरह से करंट आ ही रहा है, तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल और KCL, जंक्शन रूल और KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या होगा, नेट इनकमिंग करंट शुड बी 0। सो नेट इनकमिंग करंट को आप लिखें हमेशा, डायरेक्शन आपने इनकमिंग लिया है तो आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते टाइम डायरेक्शन को आप ध्यान में रखेंगे, जिधर से करंट आ रहा है तो वो वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, वो वाला एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, और जिधर को जा रहा है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। सो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, नेट इनकमिंग करंट 0 हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप ये इसको समझ गए। अब इसको तो आसानी से कर सकते हो भाई, ये 4 - x, एलसीएम तो 2 ही रहेगा ना, +8 - x, और ये कितना हो जाएगा, +6 - x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 0 हो गया। सो इसका मतलब हो गया 4 - x + 8 - x, और ये हो जाएगा -6 × 2 दैट इज -12, और ये हो जाएगा आपका -2x। सो ये हो गया आपका 0, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, 8 + 4 क्या हो गया, 8 + 4 हो गया 12, -12, तो ये -3x = 0, देखो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब x = 0। सो इसका पोटेंशियल Vp, x का वैल्यू 0, मतलब कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0 है, उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0 है बच्चे। तो पोटेंशियल आपको मिल गया 0, तो अब करंट काउंट करना है, तो करंट काउंट करोगे बच्चे। सो पोटेंशियल x का वैल्यू 0 हो गया ना, सो करंट की बात करेंगे तो यहीं पर देखो
I1 की कैलकुलेशन करेंगे, I1 का कैलकुलेशन करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स बाई 2 है तो 4 माइनस 0 बाई 2 दैट इज 2 एम्पियर। I1 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब I1 का डायरेक्शन भी हमारा डायरेक्शन एजम्पशन ऑफ डायरेक्शन क्या है, सही है। I1 का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब I1 के लिए जो हमने एजम्पशन किया था डायरेक्शन का वो सही है। और दूसरा I2 की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 8 माइनस 0 बाई 2 दैट इज 4 एम्पियर। I2 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हमारा एजम्पशन ऑफ डायरेक्शन फॉर I2 ये भी करेक्ट है। ओके, हमारा एजम्पशन ऑफ डायरेक्शन फॉर I2 ये भी करेक्ट है। एंड तीसरा जो है I3 दैट इज माइनस 6 माइनस 0 बाय 1 दैट इज माइनस 6। बच्चे यहाँ पे हमारा एजम्पशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, निगेटिव आ गया। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा करंट का 6 ही होगा, मैग्नीट्यूड जो है करंट का क्या होगा 6 ही होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा रिवर्स करना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्शन ये अगर P है, ये पॉइंट P है, ये 2 ओम है, ये B है आपका, और ये जो है करेक्ट हम बना देते हैं डायग्राम, करेक्ट एजम्पशन की बात करेंगे, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, ठीक है जी। सो इधर देख लेते हैं, और ये जो है आपका और ये इस तरह से है। सो इसका मतलब जो है हमारा 2 तो सही ही है, मतलब क्या यहाँ पे ये है आपका I1 की बात किए थे तो ये 2 एम्पियर इधर से जाएगा, ये 2 एम्पियर आया, और इधर से जो है ये क्या है I2 का वैल्यू 4 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर और इधर से 6 एम्पियर इधर को चला गया बच्चे, इधर से 6 एम्पियर इधर को चला गया। ओके, सो ये है आपका 1 ओम, ये है 2 ओम, और ये भी 2 ओम था, और ये है आपका 1 ओम, ये है आपका 4 वोल्ट बैटरी, ये है आपका 6 वोल्ट बैटरी, ये है आपका 8 वोल्ट बैटरी। ओके, सो इस तरह से ये फाइनल जो है कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट डायग्राम जो होगा ये वाला होगा, जिसमें I1 I2 में कोई चेंजेस नहीं है, I3 का मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट डायरेक्शन में चेंजेस आ गया। तो आई होप कि आप इसको समझ लिए, इस पे हम न्यूमेरिकल देंगे अभी आपको, और इसके साथ वो आप सॉल्व करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, जिसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड फिर हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। ओके, सो चलिए ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।